हाँ जी दोस्तों, तो आज अपन अपने ऑडिट के फ्री फास्ट ट्रैक बैच में पहुंच चुके हैं। कंपनीज एक्ट सर, न्यू कोर्स के अंदर कंपनीज एक्ट तो है ही नहीं। हाँ जी, न्यू कोर्स के अंदर कंपनीज एक्ट नहीं है। ये आईसीआई ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। नॉट काइंड ऑफ धोखा, बट कुछ मिक्स एंड मैच है। मैं तुमको बताता हूँ, चलो चीज पहले तो जिसको नहीं पता, अपना ऑडिट का बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही है सर, प्लस रट्टाफिकेशन भी साथ में चल रहा है। मतलब अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन दोनों के दोनों आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्लासेस वगैरह कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये साथ साथ में करते रहो। बुक आपको मैं वही बुक है अपनी, आपको पता होगा। तो इसके अंदर आपको अगर बुक परचेस करनी हो तो एडिशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पूरी चार्ट टेबलर फॉर्मेट के अंदर पूरी अच्छी सी सुंदर सी बुक है, ठीक है। ये जो मेन बुक है ना, उसकी एडिशनल बुकलेट में आना, अगर तुमने बुक परचेस करी है तो मेन बुक में एक मैंने तुमको साथ में एक एडिशनल बुकलेट दी थी, उसके पे आना पेज 67 या कुछ एक दो पेज ऊपर नीचे हो तो पता नहीं। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर के उस वाले पे आओ, मेन बुकलेट के। पहले बताओ सर, कंपनीज एक्ट कोर्स के अंदर है नहीं तो अपन पढ़ क्यों रहे हैं? देखो भाई, कंपनीज एक्ट कोर्स में नहीं है इन द सेंस कंपनीज एक्ट का आईसीआई ने चैप्टर हटा दिया पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल मान गए, वरना आईसीआई ने पता है क्या करा है? प्रोफेशनल एथिक्स एक है अपने पास चैप्टर जो बिल्कुल, तो प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर है, एक कारो है। प्रोफेशनल एथिक्स शायद चैप्टर नंबर 19 है जितना भी मुझे याद है, और कारो चैप्टर नंबर 7 है जो अपनी बुक के अंदर चैप्टर 7.2 करके दे रखा है। तो इसके अंदर ना प्रोफेशनल एथिक्स को समझने के लिए बहुत से क्लोजेस के अंदर कंपनीज एक्ट के बहुत रिलेवेंट है। मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन की आपको नॉलेज होना जरूरी है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन, मतलब मैक्सिमम सेक्शंस आपके इधर कवर आ गए हैं प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ही, कि आपको जब तक वो नहीं आएंगे, लाइक ये वाली आपको वीडियो क्यों देखनी है, कब देखनी है? क्लोज नंबर 9 जब आप पढ़ोगे ना, क्लोज नंबर 8, 9 और कुछ और भी क्लोजेज हैं, प्लस इसकी गाइडलाइंस भी प्रोफेशनल एथिक्स की ऑफ शेड्यूल 1 की बात कर रहा हूं मैं। शेड्यूल 1 मेनली क्लोज नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1, उसके अंदर ना आपको पूरा का पूरा कंपनीज है। उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस के अंदर बाद में क्लोजेस में काम आएंगे, तो वहां पे आपको कंपनीज एक्ट की नॉलेज होना जरूरी पड़ जाता है। कि सर कंपनीज एक्ट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाओगे। आईसीआई ने भी बहुत सा कंपनीज एक्ट का पोर्शन प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर के अंदर ठूस दिया है। तो वही अपन ने यहाँ पे एडिशनल बुकलेट के अंदर दिया। मुझे नहीं पता तुमने सीए इंटर या फिर आईएबी लो की सप्लीमेंट्री मॉड्यूल के अंदर कंपनीज एक्ट पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से एक बार वापस ओवरव्यू देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रिफ्रेश हो जाए कि कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होता है अपने, मतलब जो जो अपने रिलेवेंट सेक्शन है। सारा नहीं, ऑफ कोर्स सारा तो नहीं पढ़ेंगे। प्लस कारो तो अपन ने पढ़ लिया था एक, पर कारो के अंदर मैंने तुमको पढ़ाया था ना, उसमें बोला था चैप्टर नंबर 7.2 कारो के क्लोजेस सारे खत्म करने के बाद उसके अंदर बचता है सेक्शन 143, जो बहुत बड़ा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मैंने बोला था वो अलग वीडियो के अंदर कवर होगी, तो ये वाली वीडियो के अंदर कवर होगा वो सेक्शन 140 कंपनी एक्ट। तो इसको इस वीडियो के अंदर दो पोर्शन अपन कवर करेंगे। एक तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जितने भी रिलेवेंट पोर्शन है वो, उसके बाद कारो के अंदर सेक्शन 143 दे रखा है, वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है सर, तो चलो अब अपन शुरू करते हैं रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जो जो भी अपने अभी कोर्स के अंदर रिलेवेंट है न्यू वाले के अंदर। चलो शुरू करते हैं, पढ़ लेना पढ़ने की इच्छा हो तो। देखो, दो तरह की कंपनी होती है। सेक्शन 139 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करने से। या तो गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में भी सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर या फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब कंपनी में फर्स्ट बार जिंदगी में कोई अपॉइंट हो रहा है ऑडिटर, तो फर्स्ट बार अगर जिंदगी में कोई अपॉइंट हो रहा है ऑडिटर, तो फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन में अंदर अंदर। जैसी कंपनी बनी उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को। अगर वो 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 60 डे, मतलब 30+60 90 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ईजीएम के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे मेंबर और वो अपॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑडिटर जनरली 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू बनाता है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया तो ईजीएम के अंदर मेंबर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस कब तक पर रहेगा, मतलब कितने साल तक रहेगा? साल वाला स्पेसिफाई नहीं होते। हमेशा फर्स्ट ऑडिटर के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, वो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, उसकी कंक्लूजन नहीं हो जाती, तब तक वही ऑडिटर रहेगा फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। तो अगर आपको कभी लिख दिया एग्जाम के अंदर कि 3 साल के लिए उसको रखा, 1 साल के लिए उसको रखा, अगर ऐसा भी लिखा है कि 1 साल के लिए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करा, गलत। आपको कुछ नहीं लिखना है, वो टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा ही रहेगा। अब चाहे वो 1 साल के अंदर फर्स्ट एजीएम हो, 2 साल के अंदर हो, 3 साल के अंदर कुछ भी हो, हमको नहीं फर्क पड़ता, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर जो भी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाया तो मेंबर अपॉइंट करेंगे 90 डेज।
सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा आप शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे फर्स्ट एजीएम पे। अब पहले वाला में कुछ ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो मेंबर करेंगे, पर हमेशा बाकी जनरली अब कोई भी हो तो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे। अब बाकी उसके बाद ऑडिटर को चेंज करके शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे, और वो टिल कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक रहेगा, टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक रहेगा। ठीक है, अपने काम का इतना ही पोर्शन है अपने प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर C&AG ही अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर भी, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी C&AG। इसके अंदर फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर। तो जनरली हमेशा शेयर होल्डर ही करती है, यही मान के चलो फर्स्ट ऑडिटर के केस के अलावा। पर गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर हमेशा C&AG ही अपॉइंट करती है। पर अगर फर्स्ट केस के अंदर अगर C&AG 60 दिन में फेल हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गया तो मेंबर अपॉइंट करेगा। ये फर्स्ट के अंदर C&AG को टाइम दिया, नहीं कर पाया 60 दिन में, तो 60-30-60 लिख दो यहाँ पे, 60-30। वैसे इतनी टाइम लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगी एग्जाम में, वो कंपनी से जब तक था एग्जाम में। अब तुम इतना ध्यान रखो कि C&AG अपॉइंट करती है गवर्नमेंट कंपनी में, अगर C&AG अपॉइंट नहीं कर पाई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाया तो मेंबर करेगा। बाकी सब्सिक्वेंट केस के अंदर हमेशा C&AG अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट के केस के अंदर जनरली बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट करता है, बाकी हमेशा सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? हमेशा मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं। बाकी गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर C&AG ही अपॉइंट करता है। पर फर्स्ट ऑडिटर के केस में गवर्नमेंट कंपनी में अगर C&AG अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड नहीं कर पाया तो मेंबर, बाकी हमेशा C&AG करेंगे। कैजुअल वैकेंसी का केस, कैजुअल वैकेंसी मतलब केवल ये कि जब पहले से कोई ऑडिटर अपॉइंट था, पहले से कोई ऑडिटर अपॉइंट था, वो ऑडिटर या तो रिजाइन करके चले गया, या उसको निकाल दिया, या फिर रिमूव कर दिया। तो या तो मतलब जो पहले से कोई ऑडिटर था तो उसने या तो रिजाइन कर दिया, निकाल दिया, तब कैजुअल वैकेंसी आ गई, एकदम से वैकेंसी आ गई कैजुअल वैकेंसी। ड्यूरिंग द टाइम के अंदर ही कैजुअल वैकेंसी आ गई कि मतलब उसका टेन्योर वगैरह अभी तक खत्म नहीं हुआ था, उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था। अगर टेन्योर खत्म हो गया तो वापस से ये मेंबर करेंगे उसको अपॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। पर टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, उसने ड्यूरिंग द पीरियड उसने छोड़ के काम खत्म कर दिया। तो जैसी कैजुअल वैकेंसी आई तो भाई गवर्नमेंट कंपनी की तो बात ही छोड़ दो, सब जगह C&AG आ जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो आ जाएगा। C&AG इसकी बात हटाओ। पर अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, अगर उसने रिजाइन करा है तो मतलब रिजाइन में मामला लगता है थोड़ा गड़बड़। मामला क्या लगता है? गड़बड़। कि भाई ऑडिटर ने रिजाइन करा है मतलब उसको जानबूझ के प्रेशर डाल के हटवाया गया है, उसको प्रेशर डाल के हटवाया दिया है। जहां पे रिजाइन वाली बात आ गया ना, वहां पे बोर्ड केवल अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर, बोर्ड अपॉइंट करेगा। पर फाइनल जो अथॉरिटी होगी ना वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगी, शेयर होल्डर करेंगे उसको। फाइनल अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। जैसे एक बार 30 दिन के अंदर उसने एक बार ले लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई नया ऑडिटर निकाल के 30 दिन के अंदर अंदर उसने लगा लिया, पर उसको फाइनल अपॉइंटमेंट जो अप्रूव होगा ना वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर करेंगे। तो इसकी फाइनल अथॉरिटी ओवरऑल इसकी किसके पास होती है? शेयर होल्डर के पास। पर अगर अदर देन रिजाइन मतलब उसको रिमूव करा है, तो रिमूव तो कर ही केवल शेयर होल्डर ही कर सकते हैं, केवल शेयर होल्डर रिमूव कर सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर को पता है रिमूव कर दिया तो भाड़ में जाओ, या फिर या तो शेयर होल्डर ने रिमूव कर दिया, अब उसकी डेथ वगैरह हो गई, डेथ हो गई उसकी, तो अब इसके अंदर कोई गड़बड़ वाला काम ही नहीं है, गड़बड़ वाला काम ही नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया तू ही अपॉइंट कर ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया तू ही अपॉइंट कर ले, तू ही अपॉइंट कर ले। और वो कब तक, ये कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर अपन ने रखा ना, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक वो अपना ऑफिस मतलब उसकी पोजीशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब कब अपॉइंट कर सकते हैं? एक तो जब कैजुअल वैकेंसी अदर देन रिजाइन हो, और एक फर्स्ट ऑडिटर का केस हो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। बाकी हर केस के अंदर शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। ये सेक्शन 139 डील कर रहे हैं अभी अपन। अब आ गया 140। 140 के अंदर रिमूवल या फिर रिजाइन, या तो ऑडिटर ने रिमूव करा है, रिजाइन करा, कुछ नहीं है। अगर उसने रिजाइन करा है, तो अगर ऑडिटर खुद रिजाइन कर रहा है, खुद से ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर रेजिग्नेशन, 30 में ला, कंपनी और आरओसी दोनों को बताना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कंपनी तो C&AG को बताना पड़ेगा कि मैंने रिजाइन कर दिया और ये रीजन है, मैंने रिजाइन कर दिया और ये रीजन है। रीजन क्या है? मैंने रिजाइन कर दिया, ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, तो उसको बताना कंपलसरी है। कंपनी को भी बताएगा 30 दिन के अंदर अंदर, आरओसी को भी बताएगा, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG को भी बताएगा कि मैंने रिजाइन कर दिया है। अगर नहीं बताया तो उस पर पेनल्टी है, वो ठीक है। अभी अपने काम की नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। तो कुल मिलाकर ऑर्डर रिजाइन करा है तो उसको आरओसी, कंपनी वगैरह सबको बताना है। तो प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है कि ICAI को भी बताओ, बाद में बताएंगे, चलो वो ठीक है। और अगर उसको निकाल दिया गया, ये तो क्या था रेजिग्नेशन, अगर उसको निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, अगर उसको निकाला गया है बिफोर द टर्म
एक्सपायर टर्म, उसको मतलब टर्म उसकी खत्म नहीं हुई थी, उसके पहले उसको निकाल दिया गया, या फिर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था पर उसको रीअपॉइंट नहीं करा, इन दोनों केस के अंदर क्या होगा, दोनों केस के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, दोनों केस के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन करेगा। पर अगर उसको निकाला है ना, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। रीअपॉइंट नहीं करा, मतलब रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था, कोई दिक्कत नहीं है, तो रीअपॉइंट करते ना, आपने उसको रीअपॉइंट क्यों नहीं करा? तो रीअपॉइंट नहीं कर रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन, निकाल रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन, पर निकाल रहे हो ना, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, मतलब जो ऑडिटर है ना, उसको आप क्यों निकाल रहे हो उसको पहले बताओ, और उसको बोलो तेरे को कोई सफाई रखनी है क्या कि हम तेरे को क्यों नहीं निकाले, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो ऑडिटर को निकालने के पहले। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान से नहीं है। कुल मिला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने पड़ेगा रिमूवल के केस में। और अगर आप उसको रिअपॉइंट नहीं कर रहे हो, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है कि आप उसको वापस से रीअपॉइंट करना चाहो तो कर सकते हो, वो एलिजिबल है, तो आप उसको रीअपॉइंट अगर नहीं कर रहे हो तो उस ऑडिटर को भेजो नोटिस कि हम तेरे को रीअपॉइंट नहीं कर रहे हो। ऑडिटर रिप्लाई के अंदर, जो अपन ने नहीं पढ़ा था 140 सबसेक्शन 4 के अंदर, एक नोटिस देगा, 140 सबसेक्शन 4 के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन बना के देगा कि आई एम विलिंग टू कंटिन्यू इफ शेयर होल्डर अलाउ टू डू सो, वो अपन ने पढ़ा था ना अभी प्रोफेसर, तो वो बोलेगा कि यार मैं तो करने के लिए तैयार हूं अगर शेयर होल्डर रेडी हो तो। एक रीजनेबल लेंथ का वो रिप्रेजेंटेशन बना के देगा। तो ये जितना भी, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो स्पेशल रिजोल्यूशन का एजेंडा होता है, सारे जितने भी शेयर होल्डर है ना, उनके पास जाता है कि हम इस टाइम पे मीटिंग बुलाने वाले हैं और ये मीटिंग का एजेंडा है। तो जब भी आप सारे मीटिंग वाले बंदे को वो एक स्पेशल नोटिस भेजोगे ना, वो नोटिस, तो वो नोटिस के साथ जो ऑडिटर ने जो ये भेजा ना रिप्रेजेंटेशन, तो उस नोटिस के साथ ये रिप्रेजेंटेशन भी सब लोगों को भेजना कि ऑडिटर भी ये बोलना चाह रहा है, नोटिस में ये लिखा है, ऑडिटर ये बोलना चाह रहा है। तो सेंड द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर, जिसके बाद मीटिंग का इनवाइट जाएगा, और रीड लाउड इन द ऑडिटर एजीएम, जब ऑडिटर की जब वो ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना, तब ऑडिटर ने जो भी लिख के दिया है, मतलब रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन बना के दिया है, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको मीटिंग के अंदर पढ़ना भी पड़ेगा, पूरा रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में पढ़ना पड़ेगा। पर अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो वो मना कर सकता है, कि ट्रिब्यूनल को लगे कि नहीं यार ये नहीं कराना ये पूरा काम, किसी भी रीजन से, कि एग्री पर्सन के किसी भी रीजन से कि नहीं ये काम नहीं कराना, तो वो ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर दे सकता है। क्या ऑर्डर दे सकता है? कि जो भी सीए ने, आपके ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो न तो लोगों को भेजना है, न मीटिंग में उसको पढ़ना है, ना मीटिंग में उसको पढ़ना है। अच्छा है, तो ये अपने काम का नहीं है अभी। रिमूव रिजाइन ऑडिटर, रिमूव रिजाइन के अंदर रेजिग्नेशन करा तो बस इसको कंपनी आरओसी सीएनजी को बताना जरूरी है। अगर रिमूव करा तो स्पेशल रिजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल दोनों लगेगी, प्लस उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर दो। अगर कोई रिअपॉइंट नहीं कर रहे हो, अपॉइंट करने के लायबल, तो स्पेशल नोटिस, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। उसके बाद राइट टू रिप्रेजेंटेशन वाला जो रिप्रेजेंटेशन सारी मीटिंग में देना पड़ेगा, सब बंदों को देना पड़ेगा, मीटिंग में पढ़ना पड़ेगा। पर ट्रिब्यूनल चाहे तो मना कर सकता है, मत पढ़ो। ठीक है, तो 139 हो गया, 140 हो गया, एक 141 और एक अपना बस एक 144 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज वो नहीं दे सकता है ऑडिटर, वो हो चुका है। अब ये भी मैं तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिस्क्वालिफिकेशन, इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कंपनी से एक चैप्टर होता है डीप के अंदर तो अपन पढ़ाते हैं, इतनी डीप की बात ही नहीं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन है कि कब ऑडिटर अलाउ नहीं है कंपनीज का ऑडिट करने के लिए, कंपनीज का ऑडिट करने के लिए। ये कंपनी एक्ट है तो कंपनी की बातें करेगा ना ऑफकोर्स, तो कंपनी के लिए ऑडिटर आप इनको नहीं रख सकते, नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंट। किसको नहीं रख सकते? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अपन ने पहले भी पढ़ा था कि कोई, अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ा था कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस केवल प्रोपराइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में ही कर सकता है। मतलब कंपनी बना के, बॉडी कॉर्पोरेट बना के आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सेम यही बोल रहा है कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम नहीं करने देंगे, आपको ऑडिट नहीं करने देंगे। मतलब XYZ लिमिटेड है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो हम नहीं करने देंगे। यही अगर XYZ एन कंपनी, मतलब या फिर एंड एसोसिएट, ऐसी मतलब फर्म है, प्रोपराइटर फर्म है, तो आप कर लो। पर LLP को वो ऑडिट करने देंगे, LLP आप हमारी ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। बी वाला केस बोलता है कि अगर आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, मैनेजर हो तो आप हमारे ऑडिटर नहीं हो सकते। अगर आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, KMP हो तो आप हमारे ऑडिट
कि हमारा ऑडिटर नहीं हो सकते। और यहाँ पे नीचे बोलता है, यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आप एज एन ऑडिटर, मतलब आप ऑडिट नहीं कर सकते अगर आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर के एमपी हो। फिर ये नीचे वाला बोलता है कि अगर आपका रिलेटिव भी हमारा डायरेक्टर के एमपी है, अगर आपका रिलेटिव भी हमारा डायरेक्टर के एमपी है, तो भी आप हमारी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब ऑडिटर का केएमपी या ऑडिटर का रिलेटिव डायरेक्टर या फिर केएमपी है कंपनी में, आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैं हूँ, मैं मेरा मेरा भाई रिलायंस लिमिटेड का डायरेक्टर है, मेरा भाई रिलायंस लिमिटेड का डायरेक्टर है, तो मैं रिलायंस की ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रिलेटिव आपका डायरेक्टर या केएमपी है। तो डायरेक्टर या केएमपी अगर आपका रिलेटिव है तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद भी डायरेक्टर केएमपी या फिर एम्प्लॉय भी है, यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड भी है, एम्प्लॉय भी है, नीचे वाले में एम्प्लॉय नहीं था। ठीक है, मेरा भाई अगर छोटा मोटा एम्प्लॉय है उस कंपनी का तो मैं ऑडिट कर सकता हूँ, पर अगर मैं खुद एम्प्लॉय हुआ तो नहीं कर सकता। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने कहीं पे भी प्रोहिबिट ये नहीं करा है कि अगर आप डायरेक्टर हो सब्सिडरी लिमिटेड के, किसके, सब्सिडरी लिमिटेड के डायरेक्टर हो, किसके, सब्सिडरी लिमिटेड के, तो क्या आप होल्डिंग लिमिटेड की ऑडिट कर सकते हो क्या, मतलब इसकी होल्डिंग, आप डायरेक्टर किसके हो, सब्सिडरी लिमिटेड के, तो क्या आप इसकी ऑडिट कर सकते हो क्या। हाँ भाई, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कर सकते। सब्सिडरी के अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मैं नहीं कर सकता, सब्सिडरी का डायरेक्टर एम्प्लॉय हूं तो मैं नहीं कर सकता, पर तो क्या मैं होल्डिंग की कर सकता हूँ क्या, मैं ऑडिट, मैं इसका डायरेक्टर हूँ सब्सिडरी का, तो मैं होल्डिंग के तो कर ही सकता हूँ ना। ये है केस कि हाँ भाई कंपनी से कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, पर कंपनीज एक्ट तो कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, पर आईसीआई ने अपने प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक अलग से गाइडलाइन दे दी है, मतलब उसकी कमेटी ने, कि भाई ऐसे कंपनी से माना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, पर फिर भी आपका इंडिपेंडेंस यहाँ पे इशू हो सकता है, आपका इंडिपेंडेंस इशू यहाँ पे हो सकता है। इसलिए बेटर यही है कि आप इसकी ऑडिट भी नहीं करो, इसकी ऑडिट भी नहीं करो। तो आपको आंसर में लिखना है कि कंपनी से कहीं पे भी अलाउ के साथ नहीं, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, पर फिर भी आईसीआई का इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है, इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है कि आपका इंडिपेंडेंस इशू हो सकता है यहाँ पे भी, तो आप ऑडिट मत करो इसकी। ये मैंने नोट में यही दिया है, नोट में यही दिया तुमको। अगर मैं कंपनी में या फिर मेरा पार्टनर या फिर एम्प्लॉय, मतलब जो मेरा पार्टनर एम्प्लॉय, मेरा जो फर्म है, मेरी सीए की फर्म है, मैं एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर हूं एम्प्लॉय का, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय हूं, मतलब एज एन ऑडिटर मैं जो कंपनी का एम्प्लॉय था, उस कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हूं, कंपनी का एम्प्लॉय जो था ना, उसके एम्प्लॉय का एम्प्लॉय अगर मैं हूं तो भी मैं ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब पप्पू पप्पू एम्प्लॉय है रिलायंस लिमिटेड का, तो मैं ऑडिटर हूं ना, मैं ऑडिटर, पप्पू ने मुझे एम्प्लॉय रख रखा है, पप्पू खुद रिलायंस का एम्प्लॉय है और पप्पू ने मुझे एम्प्लॉय रख रखा है, मतलब मैं एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हूं, तो भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं एम्प्लॉय का एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर हूं, या तो मैं एम्प्लॉय का एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय का ऑफिसर हूं, तो मैं नहीं कर सकता, या फिर उसका पार्टनर भी हो तो भी नहीं कर सकता। इस पे लास्ट पे आएंगे। अगर एज एन ऑडिटर मेरा कहीं पे भी बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ मैं पूरा धंधा भी कर रहा हूँ, बिजनेस रिलेशनशिप भी चल रहा हूँ, तो मैं उसकी ऑडिट नहीं कर सकता, सीधी बात है। या तो कंपनी के खुद के साथ या फिर उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, फेलो सब्सिडरी, उस किसी के भी साथ, मतलब मेरा इंटरेस्ट आ गया ना कंपनी के अंदर, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड अपन ने पढ़ा था, तो मेरा कंपनी के साथ बिजनेस भी चल रहा है, मैं उसको ऑडिट भी कर सकता हूँ क्या, नहीं कर पाऊंगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो मेरा कॉमर्शियल पर्पस के लिए या तो कंपनी या फिर कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग वगैरह किसी के भी साथ धंधा है मेरा, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट किसके साथ धंधा है, उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, तो मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैं उसको केवल प्रोफेशनल सर्विस ही दे रहा हूं, मतलब केवल टैक्स ऑडिट दे रहा हूं, मैं उसको क्या दे रहा हूं, मतलब मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, केवल उसको टैक्स ऑडिट स्पेशल दे रहा हूं, तो क्या वो बिजनेस रिलेशनशिप मानी जाएगी, नहीं। अगर मैं उसका टैक्स ऑडिटर हूं या फिर सर्टिफिकेशन दे रहा हूं जो सेक्शन 144 अलाउ करता है, तो सेक्शन 144 अपन ने पढ़ा था कि वो टैक्स ऑडिट सर्टिफिकेशन वगैरह अलाउ करता है, तो मैं उसको केवल नॉर्मल प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं जो अलाउ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑडिटर बन सकते हो। या फिर मेरा कोई बिजनेस रिलेशनशिप कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, मैं उसका नॉर्मल कस्टमर हूं, मतलब
एक तो होता है कि मैं उसका कस्टमर, बहुत बड़ा कस्टमर हूं, मैं इससे माल खरीदता हूं बहुत सारा, ह्यूज क्वांटिटी में, 100 करोड़ का मैं इससे माल खरीदता हूं और मेरी एक खुद की दुकान है, मैं वहां पे बेच देता हूं, तो मैं ऑडिटर बन ही नहीं सकता। मैं इसका बहुत कमर्शियल पर्पज का मेरा बिजनेस होता है इससे, या तो मैं उसका वेंडर हूं, कस्टमर हूं। पर अज्यूम करो कि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आर्म्स लेंथ प्राइस में ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब होटल था, अब होटल के अंदर क्या, अब मैं ताज होटल के तो बहुत सारे, हर सिटी नहीं, छोड़ो एक और इजी एग्जांपल ले लो। पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी कंपनी, तो क्या मैंने पार्ले जी बिस्किट कभी खरीद लिया उसका, पार्ले जी बिस्किट मैंने कभी खरीद लिया, तो क्या मेरा बिजनेस रिलेशनशिप हो गया? भाई मैं उसका कस्टमर हूं, मैं उसका कस्टमर हूं, मैं पार्ले जी खरीद के अब खा भी नहीं सकता क्या? तो भाई ये कॉमर्शियल पर्पस नहीं हुआ, ये आपका कॉमर्शियल पर्पस नहीं हुआ, मतलब आपका एक आर्म्स लेंथ प्राइस में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब जो पार्ले जी नॉर्मली सबको 5 रुपए में बिकता था, मुझे भी वो 5 रुपए में इसने बेच दिया, मैंने वो 5 रुपए में खरीद के खा लिया आर्म्स लेंथ प्राइस पे। ऐसा तो ना मुझे 3 रुपए में दिया अलग से, मुझे कोई ऐसा तो ना कि मैं बल्क में खरीद रहा हूँ मुझे 3 रुपए में दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, 5 रुपए में मैंने भी खरीद के खा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस अगर सेक्शन 144 कोई भी सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट करता है, तो मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर मैं सेक्शन 144 वाली सर्विसेज उसको दे रहा हूँ, वो पढ़ने पड़ा था क्या, IIM, अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, एक्चुअली सर्विसेज नहीं दे सकता, वो सब नहीं दे सकता, तो वो वाला था पूरा। बेड माफिया वाला एक्टिव बताई तुमको, बेड माफिया, डबल आई था, इंटरनल ऑडिट वाला, आंडी का सब कुछ, ठीक है। तो अगर वो मैं दे रहा हूँ तो सेक्शन ऑडिटर में इसमें कि सर मैं अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं एज एन ऑडिटर, कभी भी कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट कराया फ्रॉड के लिए, कि मैंने ऑडिटर था मैं किसी कंपनी का और मैंने कहीं पे फ्रॉड वगैरह कर दिया था, तो मैं 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ ऑडिट के लिए। मैं 10 साल जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं कोई भी नई ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्लस मैं अगर कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, जी में क्या है, कहीं पे भी मैं एम्प्लॉयमेंट पे हूँ, कि एज एन ऑडिटर मैं ऑडिटर भी हूँ, पर कहीं पे मैं किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, उसी खुद की कंपनी की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो भाई मैं, मेरे पास पहले ही प्री ऑक्यूपाइड हूँ, मैं प्री ऑक्यूपाइड हूँ काम के अंदर, तो मैं तेरा ऑडिट तो कर ही नहीं पाऊंगा सही से ऑडिट लेने के बाद भी। तो मैं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हूँ तो मैं ऑडिट तेरी नहीं कर सकता, या फिर मेरे पास ऑलरेडी 20 ऑडिट्स है ऑलरेडी, ऑलरेडी एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब मेरे पास नई ऑडिट आ रही है ना कोई सी, तो मेरे पास 20 ऑडिट ऑलरेडी है मेरे पास हाथ में, तो मैं 20 से ज्यादा ऑडिट, एक सीए नहीं संभाल सकता, एक सीए 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं संभाल सकता है। तो वो उन्होंने बोल दिया कि अगर आप पहले से एम्प्लॉय हो या फिर आपके पास कहीं पे 20 ऑडिट है, तो आप टाइम डिवोट ही नहीं कर पाओगे ऑडिट के लिए, आप ऑडिट का कचरा करके आओगे, आप ऑडिट का कचरा करके आओगे, तो आप वो ऑडिट एक्सेप्ट मत करना। 20 कंपनी के अंदर ये वाली कंपनी एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 20 कंपनी की जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ओपीसी आपके पास जो ऑडिट हो, ओपीसी की, स्मॉल कंपनी की, डोरमेंट की, प्राइवेट कंपनी जिसका 100 करोड़ से टर्नओवर कम हो, प्राइवेट कंपनी जिसका 100 करोड़ से पेड अप शेयर कैपिटल कम हो, और जिसने कभी भी डिफॉल्ट नहीं करा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। मतलब इन कंपनीज को आप, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, पढ़ाना चाहिए क्या इतनी डिटेल के अंदर। हाँ, क्योंकि अब है नहीं कंपनी ऑडिट चैप्टर में, तो 20 कंपनी की ऑडिट अगर आपके पास है, 21वीं कंपनी अगर आपके पास आई एक और कंपनी, तो मना कर देना मैं ऑडिट नहीं कर सकता। पर इस 20 कंपनी में आपको देख लेना कि जो ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, या फिर छोटी वाली प्राइवेट कंपनी, छोटी प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम हो और जिसने कभी भी एनुअल रिटर्न या फिर एफएस फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं करा हो। इन कंपनी में अगर समझो ये 5 कंपनी की ऑडिट इस 20 में इंक्लूडेड है, तो मेरे पास असली ऑडिट में बोलूंगा 15 ऑडिट ही है, मेरे पास केवल 15 ऑडिट ही है, उसको 20 में मत गिनो। तो एक और ऑडिट आई तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो 16 ही होगी, उसको गिनने के बाद वो 16 ऑडिट ही होगी। तो ये मतलब मैं प्री ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए ओवरऑल ऐसा। ये तो छोटी कंपनी, इनको गिनो ही मत। तो मैं अगर डायरेक्टर के एमपी हूँ किसी एम्प्लॉय किसी कंपनी का, तो नहीं ले सकता। मेरा रिलेटिव अगर डायरेक्टर के एमपी है तो मैं नहीं ले सकता। 20 ऑडिट मेरे पास है या एम्प्लॉयमेंट तो मैं नहीं ले सकता। ऑडिटर ने कभी कॉन्विक्ट करके मेरे को तो नहीं ले सकता। कंपनी का बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं ऑडिट नहीं ले सकता हूँ। मैं किसी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हूँ तो भी मैं नहीं ले सकता हूँ। अभी के लास्ट वाला और है कि मैं, मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर जो ऑडिटर है, ऑडिटर की बात चल रही है,
ऑडिटर खुद, उसका रिलेटिव या पार्टनर, ऑडिटर खुद, उसका रिलेटिव या पार्टनर, न तो कंपनी में, न कंपनी की सब्सिडी में, न कंपनी की होल्डिंग, या फिर एसोसिएट, या फिर सब्सिडी की सब्सिडरी, मतलब कंपनी और कंपनी की जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हो गई, कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडी की सब्सिडरी, एसोसिएट, तो न तो मैं, न मेरा रिलेटिव, न मेरा पार्टनर, मतलब हम तीनों इन सब के, मतलब कंपनी कंपनी के एसोसिएट, हम तीनों इन सब के न तो सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, ना उनसे लोन ले सकते हैं, ना उनको गारंटी दे सकते हैं, ना उनसे सिक्योरिटी ले सकते हैं, ना उनसे लोन दे सकते हैं, ना उनको गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, एक भी रुपए की सिक्योरिटी। और लोन चाहो तो आप 5 लाख का लोन आप इन कंपनी से ले सकते हो, 5 लाख तक का, मतलब 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते लोन। गारंटी आपने दी है कंपनी के बिहाफ पे, कहीं पे भी इंडेफिनिट गारंटी, हैज गिवन ए गारंटी, इज हैज गिवन ए गारंटी विद इंडेफिनिट थर्ड पर्सन को आपने गारंटी दी है कोई भी, 1 लाख तक की तो चलेगा, मतलब डेट 5 लाख तक का चलेगा, गारंटी 1 लाख तक की चलेगी, डेट 5 लाख का, गारंटी 1 लाख की, पर सिक्योरिटी मतलब शेयर्स तो 1 रुपए का भी नहीं ले सकते, शेयर्स तो 1 रुपए का भी नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा। तो ये केस है, तब तक ठीक है, पर अगर डेट, अगर आपका शेयर्स आपने 1 रुपए के भी लिए तो डिस्क्वालीफाइड हो, डेट आपने 5 लाख से ज्यादा करी है कंपनी, तो डिस्क्वालीफाइड हो, गारंटी अगर आप 1 लाख से ज्यादा दिए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिक्योरिटी आप 1 रुपए की भी नहीं ले सकते, पर रिलेटिव के लिए एक एक्सेप्शन दे रखा है, केवल रिलेटिव, खुद के लिए नहीं है, पार्टनर के लिए नहीं है, मतलब खुद और पार्टनर तो कभी भी 1 भी रुपए की सिक्योरिटी नहीं ले सकते, खुद और पार्टनर तो नहीं ले सकते, पर रिलेटिव ले सकता है अप टू 1 लाख ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वर्ड पे ध्यान देना, मार्केट वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 लाख तक की वो सिक्योरिटी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपनी की खुद की, कंपनी की खुद की, उसकी एसोसिएट, सब्सिडी, जेवी वगैरह की नहीं, रिलेटिव रख सकता है, ओनली रिलेटिव की बात हो रही है, बाकी तो और नहीं रख सकता। फेस वैल्यू 1 लाख तक की, और वो सिक्योरिटी भी किसकी होनी चाहिए, या तो केवल कंपनी की, कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट की नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी की एसोसिएट की 1 रुपए की भी रखी, चाहे रिलेटिव ने भी रखी हो, कंपनी की एसोसिएट, होल्डिंग वगैरह की रखी हो, अगर आपने सिक्योरिटी चाहे 1 रुपए की भी क्यों नहीं रखी हो आपके रिलेटिव ने, तो भी डिस्क्वालीफाई हो। तो जो रिलेटिव के लिए भी जो एक्सेप्शन है वो केवल फेस वैल्यू 1 लाख तक का भी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और रिलेटिव के पास अगर 1 लाख से ज्यादा की है, ये सब केवल रिलेटिव के लिए एक्सेप्शन है, बाकी पार्टनर और खुद के लिए नहीं है। और रिलेटिव के लिए एक और एक्सेप्शन, केवल रिलेटिव के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों ने तो ली है, अगर किसी भी दिन ले ली तो काम ही खत्म, आप डिस्क्वालीफाई हो। तो अगर रिलेटिव ने अगर 1 लाख से ज्यादा की दे रखी है, अगर 60 दिन के अंदर अंदर बेच दी उनको, मतलब समझो 2 लाख तक की थी तो 3 लाख तक की थी, तो 2 लाख की सेल कर दे, 2 लाख की सेल कर दे, मतलब 1 लाख तक लिया उसको, तो अगर विथ इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन, विथ इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन ही अगर उसने बेच दी, तो भी आप क्वालिफाई हो, तो भी आप क्वालिफाई हो। तो ये ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज है ना, केवल रिलेटिव को दे रखा है, ऐसा नहीं कि खुद ने या फिर मेरे पार्टनर ने ली और 60 दिन में बेच दी, तो डिस्क्वालीफाई हो, केवल उसके लिए ही है। और केवल ये खुद की कंपनी के लिए, उसकी रिलेटिव, उसकी सब्सिडी होल्डिंग कंपनी के लिए नहीं है ये ग्रेस पीरियड, मतलब वो भी आपने ली तो डिस्क्वालीफाई हो जाओ। ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। 139 अपॉइंटमेंट से डील करता है, 140 रिमूवल से डील करता है, 141 डिस्क्वालीफिकेशन से डील करता है। का करा दूं? हाँ कर रहे हो? हाँ सर करा दो, वापिस सोच लो, करा दूं? करा दो तो करा देता हूँ, तुम इतना बोल रहे हो तो इसको भी खत्म कर ही देते हैं, बस अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बस अब सोच लिया मैंने भी। तो सर हमारा कारो तो खत्म हो गया है, कंपनी एक्ट कोर्स के अंदर है नहीं, पर कंपनी एक्ट का मैंने बोला था सेक्शन 143 इन्होंने तुम्हारे माथे पे ठोक रखा है, जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से डील करता है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से डील करता है, वो अपन को पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर मेजर 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, एक लास्ट में 143 सबसेक्शन 12 जो फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला है, जो बहुत ईजी है, जो अपन आधा तो कर भी चुके हैं। पढ़ो भाई। कुल मिला के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा उनके अंदर इन चीजों के बारे में डालेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन चीजों की रिपोर्टिंग करेगा। वो जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है उसके अंदर कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग उसको डालनी होगी, इन चीजों की अलग से रिपोर्टिंग डालनी होगी कि ये ऑडिटर ने कंप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो अब सेक्शन 143 के अंदर एक तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के खिलाफ ऑडिटर को कुछ इंक्वायरी करके रिपोर्ट करना होता है कि ये चीजें रिपोर्टिंग करनी होगी। 143 सबसेक्शन 3 में भी उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों के बारे में इंक्वायर करे
और रिपोर्टिंग दे कि हाँ ये सब चीजें सही है या नहीं है, ये कंपनीज एक्ट बोलता है, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन है। तो भाई शुरू करते कि सबसे पहले ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो प्रोप्राइटरी मैटर्स के बारे में इंक्वायर करे। किसके मैटर में भाई? प्रोप्राइटरी मैटर्स के बारे में। पर अब ये बता दो इन इन चीज के बारे में इंक्वायर करनी है, पर इसके अंदर एक खास बात ये है कि इन सब के बारे में आप इंक्वायरी तो कर लो, पर जब तक कोई एडवर्स रिमार्क ना मिले, मतलब कि कुछ गलत करा हुआ है कंपनी ने, अगर सब कुछ सही है इन सब के हिसाब से, तो आपको आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी। इंक्वायरी करेंगे तभी तो पता पड़ेगा सही है या गलत है, तो इंक्वायरी तो करनी है, पर अगर सब कुछ सही है तो रिपोर्टिंग मत करो ऑडिट रिपोर्ट में। अगर कुछ एडवर्स रिमार्क या कॉन्सिक्वेंस मिला है तो ही आपको रिपोर्टिंग करनी है, एडवर्स रिमार्क या कॉन्सिक्वेंस मिला है तो ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। पर इस मैटर के अंदर चाहे एडवर्स रिमार्क हो या ना हो, इवन इफ देयर इज नो एडवर्स रिमार्क, तो भी रिपोर्टिंग हमेशा करनी ही करनी है। आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये सब चीजें लिख के देनी है। तो चलिए सर शुरू हो जाइए, क्या क्या इंक्वायरी करनी होती है, क्या क्या चीजें ऑडिटर को चेक करना होता है। सबसे पहले 143 सबसेक्शन 1 के अंदर याद कैसे करना है सर? याद करा दो, याद करा दो, और मैं बाद में कराता हूँ याद। तो पहले एक बार देखो लोन एंड एडवांस, कम उसको ऑडिटर को देखना है कि जो भी लोन एंड एडवांस दिए हैं, इसको यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लिखो क्लोज 3 ऑफ कारो, क्लोज 3 ऑफ कारो, कि जो भी लोन एंड एडवांस कंपनी ने दिए हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर है और उसका टर्म्स प्री जुडिशियल है इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर। क्या उसका टर्म प्री जुडिशियल है क्या उस कंपनी के मेंबर ने? मतलब उसके कंपनी ने वही सेम जो प्री जुडिशियल अपन ने पढ़ा था कि लोन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, वो लोन दे रहा है किसी रिलेटेड पार्टी को 3% में, तो कंपनी के लिए नुकसानदायक है। तो ये चीज जो लोन दिया है क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर है, क्या वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, क्या जो लोन दिया है वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और वो सिक्योर है। तो क्लोज 3 के अंदर भी यही रिक्वायरमेंट आती थी, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, आती थी बस वही है। बुक्स एंट्री, क्या कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है रिप्रेजेंटेड मियरली बाय द बुक्स एंट्रीज, कि बुक्स के अंदर जान पूछ के कोई एंट्रीज ऐसी घुमाई गई है जो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि डेटर एक काय पे आ रहा था, क्रेडिटर एक काय पे आ रहा था, तो कंपनी को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ना तो उन्होंने डेटर माइनस क्रेडिटर करके नेट बैलेंस शो कर दिया। गलत है ना? बुक्स एंट्री के अंदर ये प्री जुडिशियल का इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, मतलब ये गलत व्यू देगा ना आपको, व्यू गलत दे रहा है, तो वो एंट्री कोई भी ऐसा एंट्री या ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट मियरली बाय द बुक एंट्री, ओके, बुक एंट्री से दिख रहा है वो ट्रांजैक्शन जो प्री जुडिशियल है कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर। कोई भी ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर वगैरह आपने सेल करा है हायर लेस देन कॉस्ट, मतलब आप लॉस में आपने सेल कराया गया कि कॉस्ट ज्यादा थी सेल वैल्यू कम थी, अदर देन कि प्रोवाइडेड आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थे। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो आए दिन चलता रहता है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट सस्ते में बेच दिया लॉस में, इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो काम ही यही है ना, कभी कोई सस्ते में बेच रहा है कभी महंगे में बेच रहा है, वो तो चलता रहता है, रोज का गेम है। पर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, आपने कभी कभार इन्वेस्टमेंट लेते हो और कभी कभार इन्वेस्टमेंट ले रहे हो उसमें भी लॉस करा रहे हो, आप पागल हो क्या? वही तो दिक्कत है। नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी, मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं हूँ बैंकिंग कंपनी भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने घाटा खाया, शेयर डिबेंचर अदर सिक्योरिटी मैंने इनको बेचा लेस देन ए प्राइस ऑफ परचेज, मैंने परचेज प्राइस से भी कम में इसको बेचा। डिपॉजिट, वेदर लोन एंड एडवांस मेड बाय कंपनी एंड शोन एज ए डिपॉजिट, कि मैंने असली में तो किसी को दिया था लोन एडवांस, असली में किसको दिया था लोन एंड एडवांस, उसकी एंट्री क्या होती है लोन एडवांस देने की? एंट्री बोलो, लोन एंड एडवांस अकाउंट डेबिट जो मैंने दिया टू बैंक या कैश, पर मैंने असली में एंट्री क्या मारी? अरे यार तुमको कितना समझाना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या? लोन एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है असली के अंदर। तो पर एंट्री मैंने क्या मार दी? मैंने मार दी कि ये मैंने असली में किसको डिपॉजिट दिया है, डिपॉजिट टू बैंक। मतलब मैं ये बता नहीं रहा हूं कि मैंने किसको लोन एडवांस दिया है, मैं बोल रहा हूं कि नहीं मैंने कभी डिपॉजिट रखी है वो कुछ टाइम बाद मुझे रिफंड हो जाएगी, डिपॉजिट नहीं है, आपने किसको लोन एडवांस दिया है, तो आपने यहाँ पे छुपा रहे हो, आप यहाँ पे छुपा रहे हो कि कोई लोन एडवांस आपने डिपॉजिट तो नहीं शो करा है। एक्सपेंस, कहीं पे भी आपने पर्सनल एक्सपेंस आपके खुद के डायरेक्टर वगैरह के पर्सनल एक्सपेंस, एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंस, वो कंपनी के पीएनएल में चार्ज तो नहीं कर रखे, कंपनी के पीएनएल में चार्ज तो नहीं कर रखे। शेयर फॉर कैश, आपने जो भी शेयर्स इशू करे, आपने जो भी शेयर्स इशू करे कंपनी के अंदर, उसके बदले आपको कैश मिल गया है या नहीं, मतलब उसके बदले कैश मिला है नहीं मिला, अगर नहीं मिला है कैश तो आपने उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करा है कि भाई इसके बदले कैश नहीं मिला है, इसके बदले ये मिलेगा या फ्यूचर में कभी कैश मिलेगा, वो तो मतलब जो भी पोजीशन हो एक्चुअल वो रिपोर्ट कर देगा। तो कैश के लिए था तो कैश मिल चुका है, नहीं अभी तक कैश नहीं मिला तो एक्चुअल पोजीशन रिफ्लेक्ट कर लो। शेयर्स अगर कैश के लिए अलॉट हुए हैं तो क्या कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ है उस अलॉट होने के बाद? नहीं, अगर कोई कैश नहीं रिसीव हुआ है उसके बाद भी तो पोजीशन स्टेटेड बैलेंस शीट करेक्ट, कि बैलेंस शीट के अंदर सही पोजीशन बताओ, कुछ मिस स्टेट मत करना, कुछ मिस स्टेट मत करना।
तो ये पॉइंट अपन को ऑडिटर को ऐसे देखने, इन सब पे इंक्वायरी करके रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग कब करनी है? जब कोई एडवर्स रिमार्क मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल एडवर्स रिमार्क मिलेगा तो ही मैं 143 सब सेक्शन 1 की बताऊंगा। तो सर इसको याद करा दो ना, क्योंकि ना इनके सेक्शन नंबर के भी ना मार्क्स होते हैं, इनके ना सेक्शन नंबर के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अरे रुक जा भाई, ये है ना इनके, तो इनके मार्क्स होते हैं। इसको कैसे लिखना है? 143 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, 143 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, ऐसे इनके मार्क्स होते हैं सर। एक एक मार्क्स ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, पर होता है। तो लिखना है अपन को, तो अपन को लिखना है। तो कैसे याद करें सर? ए से एडवांस, बी से बुक एंट्री, सी से कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स, डी से डिपॉजिट, ई से एक्सपेंस, एफ से फोरकैश। सो सिंपल। तो इसके अंदर क्या था? ए से एडवांस, की एडवांस प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी सिक्योर है। बी से बुक एंट्री, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बुक एंट्री के थ्रू दिख रहा है जो प्री जुडिशियल इंटरेस्ट की कंपनी में। सी से कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल ऑफ ए इन्वेस्टमेंट। डी से डिपॉजिट आपने डिपॉजिट की जगह लोन एडवांस शो करा। ई से एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस आपने पर्सनल लेकर 400 निकला पीएनएल में। एफ से फॉर कैश, अगर शेयर आपके इशू हुए तो फॉर कैश अगर हुए तो कैश मिल गया है, वरना आपने बैलेंस शीट में करेक्ट क्वेश्चन दिखाइए। ए से एडवांस 7 ए से एडवांस, बी से बुक्स की एंट्री, सी से कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल्स ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, डी से डिपॉजिट लोन एडवांस की जगह शो करा है, ई से एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस का चार्ज करा है, एफ से फॉर कैश, क्या भाई? फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश आपने शेयर इशू करा है। ये हो गया। अब 145 मैं नहीं पढ़ा रहा, ये मैंने अभी डाल दिया था। 145 के अंदर कुल मिला के ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करे, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। और जो ऑडिट रिपोर्ट क्या यार, पर्सन अपॉइंट करा है जिसको ऑडिटर, वो साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। और कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह होगी तो वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह जिस पे भी इफेक्ट है कंपनी का, उन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि उस हिसाब से ऑडिटर को रिपोर्ट अपनी साइन करेगा। कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है और कोई भी उसके कमेंट वगैरह है तो वो देगा उसकी रिपोर्ट के अंदर। और प्लस ऑडिटर की रिपोर्ट जो है ना, वो पहले जनरल मीटिंग के अंदर पढ़ी जाएगी, जनरल मीटिंग के अंदर पढ़ी जाएगी, और हर मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, हर मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। फालतू है कुछ, छोड़ो। चलो सर, 143 सबसेक्शन 1 हो गया। 143 सबसेक्शन 3 पढ़ रही है अपन। 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हमको कहा गया है कि सर आपका चाहे एडवर्स रिमार्क हो या ना हो, आपको इस पे रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है, कंपलसरी है और कंपलसरी है। बात ही खत्म हो गई। तो इसके अंदर सर अपन को क्या क्या पढ़ना है? ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन, क्या कंपनी को सारी, क्या ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल गई टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जो जो भी उसको ऑडिट करने के लिए जरूरी थी। ऑडिट करने के लिए मुझे जो जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए थी कंपनी से, मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे मिली है या नहीं मिली है वो सारी इंफॉर्मेशन। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कंपनी को लो के हिसाब से मेंटेन करना है, कैश बुक, पेमेंट बुक, लेजर, जो भी कंपनी को मेंटेन करना है, जर्नल लेजर वगैरह, वो असली में कंपनी ने सारी बुक्स मेंटेन करी है ना। एग्जामिनेशन ऑफ दोस बुक्स कि जो जो ब्रांच, अब कुछ ब्रांच होता है ना, ब्रांच ऑडिट में अपन ने पढ़ा था भाई, ऐसे 600 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये कंपनी है, इस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज है। मैं चाहूं तो या तो ब्रांच में जा सकता हूं, पर जिन जिन ब्रांच में मैं नहीं गया, जिन जिन ब्रांच में नहीं गया, तो हो सकता है मैं उन ब्रांच की बुक्स मंगवा लूं इनके पास, उन ब्रांच की बुक्स या ब्रांच की बुक्स की एक समरी, उसको बोलते हैं रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। कि ब्रांच की बुक्स की एक समरी बनवा लूं, उसको बोलते हैं रिटर्न। कि वो समरी में अपने पास मंगवा के चेक कर लूं, क्या बोलते हैं? प्रॉपर रिटर्न। या तो मैं उसकी बुक्स और उसके जो प्रॉपर रिटर्न है वो मैं मंगा दूं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, रिसीव फ्रॉम द ब्रांच नॉट विजिटेड बाय मी। मैं उधर गया नहीं था, तो भाई मैंने ऑडिट करने के लिए उनकी वहां से बुक्स मंगवा ली, मैंने उनकी बुक्स मंगवा ली ऑडिट करने के लिए। ब्रांच रिपोर्ट, कि अब जो भी मैंने ब्रांच से रिपोर्ट मंगाई, ऑडिट रिपोर्ट, जो जो ब्रांच वहां पे ऑडिट हो गई थी, यहाँ के ब्रांच ऑडिटर अलग थे ना, ब्रांच के ऑडिटर अलग थे, मैं तो हेड ऑफिस का ऑडिटर हूँ, तो ये ब्रांच के ऑडिटर अलग थे, ऐसे 600 के अंदर पर जो पड़ा था। तो जो भी ब्रांच ऑडिटर के थे उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भेजी कि हमारी ब्रांच की ये ऑडिट है, हमारी ब्रांच की ऑडिट है। मैं तो पूरा एचओ का ऑडिटर हूँ, तो मुझे एक बार सारी ब्रांचेस की ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी ना, कि इस ब्रांच के अंदर कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, इस ब्रांच के अंदर कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो मुझे देखना है कि जितने भी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट आई है तो उससे मैंने कैसे डील कराया, द मैनर ही डील्ड विद दैट ऑडिट रिपोर्ट वाइल प्रिपेयरिंग ऑन रिपोर्ट, कि उसने खुद की रिपोर्ट बनाते हुए उन मैटर से कैसे डील कराया, वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी।
तो भाई सबसे पहले क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑडिट के लिए चाहिए थी वो मिल गई। सेकंड, बुक्स ऑफ अकाउंट जितनी भी उसको मेंटेन करनी चाहिए थी वो उसको मिल गई, और जिन बुक्स की ऑडिट पर्पस के लिए जो ब्रांच मैंने विजिट नहीं करी थी वो बुक्स और मटेरियल मैंने उससे मंगा लिए। फिर अपने थर्ड के अंदर जो भी ब्रांच के ऑडिटर थे, तो ब्रांच के ऑडिटर से मेरे को उसकी रिटर्न वगैरह मिल गई है, एक ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है, और मैंने उसके ऑडिट रिपोर्ट को कैसे डील करा। बैलेंस शीट पेंडल एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें। बैलेंस शीट पेंडल कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर, जेवी बुक, ये सारी बुक्स होती है, इससे फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जेवी, फिक्स असेट, रजिस्टर वगैरह, इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बुक्स से मैच कर रहे हैं। जो भी बेस्ड रो डाटा था अपना बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनसे मैच कर रहे हैं। वेदर द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है। कोई भी ऐसा एडवर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है क्या जो कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट देगा, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई भी जो तुम्हारे दिमाग में है, कोई भी ऐसा एडवर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है जो कंपनी को कहीं ना कहीं एडवर्सली इंपैक्ट करेगा, एडवर्सली इंपैक्ट करेगा, उस पर मेरे क्या ऑब्जर्वेशन कमेंट है। ऑब्जर्वेशन कमेंट ऑफ ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैटर हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर तुमको तो यार पूरी लो भी नहीं आती, अब कैसे पढ़ा है तुमको, आती है डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई क्या होता है। डायरेक्टर ने कोई गंदा काम कर दिया, लाइक अज्यूम उसको, मुझे जेल याद नहीं है, 10 साल की जेल हो गई, या फिर कंपनी ने कोई रिटर्न 5-6 साल तक लगातार नहीं भरे डायरेक्टर की गलती की वजह से, या फिर डायरेक्टर ने कोई भी, डायरेक्टर पे केस हो गया कोई भी फ्रॉडरी वगैरह का बहुत बड़ा वाला, तो कुछ केसेस के अंदर डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि अब तू डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो गंदे काम करता है, कुल मिलाकर तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्या अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, कोई भी क्वालिफिकेशन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स अदर मैटर कनेक्टेड, कि कोई भी उसको बुक्स मेंटेन करनी थी उसने पर सही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी गलती है, तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह हो तो वो आपको इस वाले क्लॉज के अंदर देनी है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, दो टर्म होती है, आईएफसी, आईएफसी एफआर, वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं एक बार। आईएफसी होती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर बनाने के लिए, मतलब जो एफएस बनाता हूं उसके लिए मैंने जो जो भी इंटरनल कंट्रोल लगा है, प्लस उसके अलावा दूसरे इंटरनल कंट्रोल भी, लाइक असेट को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशन के इंटरनल कंट्रोल, बैंक बैलेंस को बचाने के लिए, ये सारे इंटरनल कंट्रोल मैंने जो लगाया है वो आईएफसी में आएंगे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बड़ा टर्म है। अब आईएफसी का एक छोटा पार्ट है आईएफसी एफआर, ये केवल डील करता है जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए जो मैंने जो भी कंट्रोल लगाया है वो सारे सही होने चाहिए। तो आईएफसी बहुत बड़ा टर्म है, आईएफसी एफआर एक छोटा टर्म है। तो भाई आईएफसी हर कंपनी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाना चाहिए ताकि वो असेट को प्रोटेक्ट कर सके, उसके ऑपरेशन स्मूथ हो, लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन सके, टाइमली रिपोर्टिंग हो सके। हर कंपनी को आईएफसी मेंटेन करना कंपलसरी है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अगर आपके कंट्रोल अच्छे नहीं है तो आपकी कंपनी डूब सकती है। तो भाई हर कंपनी को एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करना जरूरी है। तो क्या एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी में भी वो फाइनेंशियल कंट्रोल काम आ रहे हैं क्या, और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो सही, आपके कंट्रोल है तो सही, तो क्या वो ऑपरेट भी कर रहे हैं ना सारे, इफेक्टिव नहीं ऑपरेट तो कर रहे हैं ना, अपन पढ़ चुके हैं ना ये पहले चैप्टर नंबर 3-4 कौन सा था, कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करनी होती है कंट्रोल की, वही है। पर इन कंपनी को फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आईएफसी मेंटेन करने की जरूरत इन कंपनीज को नहीं है। कौन सी कंपनी, छोटी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी जो ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी है, या क्या प्राइवेट कंपनी जो या तो छोटी कंपनी ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी, या फिर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम है, बोरोइंग भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे टर्नओवर कब तक है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लास्ट ईयर का भी जो बिल्कुल लेटेस्ट ऑडिटेड अपन जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से टर्नओवर 50 करोड़ तक का ही है, और बोरोइंग जितनी भी है बैंक से, एफआई से, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से, किससे, बैंक, एफआई या फिर कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट से, इससे जितनी भी बोरिंग बन रही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो 25 करोड़ से कम है, वो 25 करोड़ से कम है। तो टर्नओवर 50 करोड़ से कम तक है, बोरिंग 25 करोड़ से कम तक है।
ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी भाई कोई सी भी ऐसी जो ओपीसी हो, स्मॉल हो, ठीक है, या फिर उसकी बोरोइंग 25 करोड़ से कम हो एट ड्यूरिंग द एनी फाइनेंशियल, मतलब ड्यूरिंग द एनी टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर, और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। तो या तो ओपीसी स्मॉल हो या फिर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम है, बोरिंग भी 25 करोड़ से कम है। अगर ऐसा है तो आपको आईएफसी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये वाला क्लोज आप पे लगेगा ही नहीं, रिपोर्टिंग का ये वाला क्लोज आप पे लगेगा ही नहीं। ये याद कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एक बार ये जे वाला पॉइंट और पढ़ लो, लास्ट वाला जे वाला पॉइंट है रूल 11, इसको एक बार मार्क करो। ये रूल 11 थोड़ा याद रख लेना, ये बहुत जगह टपक जाता है, ये बहुत जगह टपक जाता है एमसीक्यू वगैरह के अंदर, डायरेक्ट रूल 11 से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रूल 11 के नाम से। कोई भी इसके अलावा दूसरे मैटर कुछ इधर लगेंगे, ये इवन बैंकिंग कंपनीज को भी लगेंगे भाई, ध्यान रखना ये सारे मैटर, ठीक है। तो अब ये वाले को अब अपन को लिंक करना है ऐसे 250 कारों का क्लोज 7 जो स्टैट्यूटरी ड्यूज से डील करता था, ये लो एंड रेगुलेशन से डील करता है। तो इन सबसे आप लिंक कर सकते हो, इन सबको मैं याद दिला रहा हूँ मतलब आपको। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या बोलता है, क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है आपको इसके अंदर, जे के अंदर, एनी अदर मैटर के अंदर क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है। इसके अंदर आपको कुछ भी रिपोर्ट करना है, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन बाकी है क्या, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन बाकी है क्या, कोई भी, तो वो डिस्क्लोज करो उसका इम्पैक्ट, वेदर द कंपनी डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। ये पेंडिंग लिटिगेशन बाकी है, किसी का केस हम पे चल रहा है या कोई हमने केस कर रखा है, अगर हम हारे जीते तो उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, वो पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो। या कोई भी आपको मटेरियल फोर्सिएबल लॉस दिख रहा है, किसी किसी केस के अंदर ऐसा होता है ना कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले रखा है आपने बिल्डिंग वगैरह बनाने का, और आपको साफ दिख रहा है कि यार ये लॉस आने वाला है, फोर्सिएबल लॉस वगैरह, तो हो सकता है आपको लॉस की अकाउंटिंग पहले करनी पड़े। आजकल तो फिलहाल आईएफआरएस इंडेस शायद मना कर देता है मैक्सिमम जगह, पर कुछ कुछ जगह अभी भी वो लगता है, कुछ कुछ जगह बहुत रेयर जगह। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रोविजन बनाना है मटेरियल फोर्सिएबल लॉस की, जहाँ पे आपको साफ दिख रहा है लॉस होने वाला है, तो उसका मटेरियल फोर्सिएबल लॉस आपने बनाया है या नहीं बनाया, जहाँ पे प्रोविजन की जरूरत है। प्रोविजन जहाँ पे भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको मटेरियल फोर्सिएबल लॉस का प्रोविजन बनाना है, जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी अगर आपको लग रहा है कि लॉस आ सकता है, जहाँ जहाँ पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बोलता है, तो क्या आपने वो लॉस बनाया है या नहीं बनाया है। कोई भी ऐसा फंड जो आईईपीएफ के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, वो ट्रांसफर करते हुए आपने डिले करा है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपने डिविडेंड लेट ट्रांसफर करा तो आईईपीएफ में ट्रांसफर होता है, अगर आपका डिबेंचर वगैरह की कोई नॉमिनी नहीं मिल रहा तो आईईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है। बहुत चीजें मतलब कि आईईपीएफ के अंदर, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आपको ट्रांसफर प्रोटेक्शन में आपने ट्रांसफर करना था और आपने डिले से ट्रांसफर करा है, तो भी आपको इधर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा भाई, ये तो कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि पेंडिंग लिटिगेशन उसका क्या आउटकम आने वाला है। कोई भी फोर्सिबल लॉस दिख रहा है, कोई भी फोर्सिबल लॉस दिख रहा है, तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आईईपीएफ में आपने लेट पैसा ट्रांसफर करा है, तो वो भी इधर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज रिपोर्ट करनी है। प्लस अब ये कुछ पॉइंट नए जुड़े थे, इजी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कुछ पॉइंट नए जुड़े थे, वो भी पढ़ लो। वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। कुल मिला के मैनेजमेंट ऐसा बोल रही है कि जो जो भी मैंने आपको डिस्क्लोज करा है मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में, जो जो भी मैंने आपको डिस्क्लोज करा है मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके अलावा, मतलब मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में बोला है कि मैंने ए को, बी को, सी को इतना इतना फंड या तो मैंने इनमें इन्वेस्ट करा है, या मैंने इनको लोन एंड एडवांस दिया है, या मैंने इनको बोरोइंग दी है, या तो मैंने उनमें इन्वेस्ट करा है, लोन एडवांस दिया है या बोरिंग दी है। केवल जो मैंने आपको डिस्क्लोज करा ना कि ए बी सी एंटिटी इनको ही दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्क्लोज करा है, केवल इनको ही मैंने दिया है। इसके अलावा मैंने किसी को भी लोन एडवांस बोरिंग वगैरह नहीं दी है, नाइदर डायरेक्टली, न तो डायरेक्टली न इनडायरेक्टली, न किसी इंटरमीडियरी के थ्रू कि पहले मैंने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, कि ए को मैंने जब बी को दिया तो मैंने एग्रीमेंट कर लिया था कि बी भाई तू मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले कि फाइनल पैसा तुझे सी तक पहुंचाना है, फाइनल पैसा तुझे सी तक पहुंचाना है। जनरली मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में होता है ये कि इंटरमीडिएट के थ्रू काम कर रहे हो कि ए वाला पैसा बी को दे रहा है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तू पैसा सी को दे देगा या सी के लिए यूज लेगा। तो ऐसा काम मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो भी करा है मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया। इन डिस्क्लोज के अलावा मैंने और कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पे भी किसी भी तरह से पैसा कहीं पे भी नहीं लगाया है। मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, कि मेरी नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से मैनेजमेंट बोल रहा है कि अदर देन डिस्क्लोज इन द नोट्स, जो मैंने डिस्क्लोज करा है नोट्स के अलावा, उसके अलावा कोई भी फंड
मैंने एडवांस में किसी को नहीं दिया, लोन नहीं दिया या कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करा है, नॉट इवन थ्रू इंटरमीडियरी, एक के थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू भी मैंने नहीं करा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी मैंने नहीं करा है, कि मैंने उसके साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है किसी इंटरमीडिएट के साथ कि मैं तेरे को दे रहा हूं, तू किसी और को दे देना मेरे कहने पे, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा है। सेम, तो ये था कि देने पे, ये क्या था, दी है, कि इनके अलावा मैंने किसी को भी लोन एडवांस वगैरह नहीं दिया है। सेकंड वाला क्लॉज बोलता है कि मैंने किसी से भी नहीं लिया है, किसी से भी नहीं लिया है, कि मैंने किसी से भी लोन नहीं लिया, मैंने किसी से भी एडवांस नहीं लिया, किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, मतलब जो जो भी लिए थे वो मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिए, उनके अलावा मैंने किसी से भी नहीं लिया है। जनरली क्या होता है, फॉरेन पार्टी से पैसा आता है, फॉरेन पार्टी देगी अपन को पैसा, अपन ए है, और वो अपन को इस एग्रीमेंट के साथ पैसा देगी कि आप भाई ए हो ना, एक काम करो, आप पैसा लेके बी को दे देना, आप पैसा लेके मेरे बदले बी को दे देना, क्योंकि फॉरेन वाली डायरेक्ट बी को नहीं दे सकती, तो इंटरमीडिएट उसने अपन को यूज लिया, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। इसको बोलते हैं फंडिंग पार्टी। इसको क्या बोलते हैं, फंडिंग पार्टी। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज करती है, चलो छोड़ो। तो भाई मैंने यहाँ पे किसी को दिया भी नहीं है जो बताया उसके अलावा, और यहाँ पे किससे लिया भी नहीं है जिसको बताया उसके अलावा। तो मैनेजमेंट सेम वो बता रहा है, टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव अदर देन द डिस्क्लोज इन नोट्स, जो मैंने नोट्स में डिस्क्लोज करा है उसके अलावा मैंने कोई भी फंड रिसीव नहीं करा है कंपनी से, इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज। मैंने फॉरेन एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी से भी नहीं करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि मेरे को किसी दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई भी गारंटी सिक्योरिटी फंड इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं करा है। जो जो भी लेना देना वाला बातें थी वो मैंने आपको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर दी, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों के अंदर क्या था, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन थे। क्या थे, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड के अंदर बताएगा ऑडिटर कि आपके हिसाब से आपको कोई इनका कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं मिला है ना, कुछ ऐसा कि आपको लगा हो कि नहीं यार इसके अलावा भी मैनेजमेंट ने कहीं से तो पैसा और लिया है कंपनी में या किसी और को दिया है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगाना। यहाँ पे दोनों पे तो क्या था, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन था। अब यहाँ पे ऑडिटर का देखिएगा कि मैंने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया तो मुझे रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस में, ऐसा नहीं कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन तॉक जॉक करनी है, बिल्कुल भयंकर इन्वेस्टिगेशन करनी कि कैसे आएगा पैसा आएगा, नहीं इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस आपने जो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर करे थे ना उसके हिसाब से आपके दिमाग में, आपके अटेंशन में ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि ऊपर वाली मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, ऊपर वाली मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, आपके हिसाब से ऐसा कुछ भी नोट में नहीं आया। नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस, पोइट्री कुछ भी नोटिस में नहीं आया कि वो माने कि ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन दी है ना उसमें कोई गलती है, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, मेरे नोटिस में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया। डिविडेंड जो भी डिक्लेयर करा है और पे करा है वो सेक्शन 143 के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से कर दिया। मतलब सेक्शन 143 बोलता है कि आपको कितना परसेंट तक डिविडेंड देना है मैक्सिमम, लॉस के केस में कितना आप दे सकते हो, कितने डेज के अंदर आपको पे करना है, डिले नहीं करना है अगर आपने डिक्लेयर कर दिया एक बार तो वो सारी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें कुल मिला के डिविडेंड वाला आपको कंप्लाई करना। अगर आपने डिविडेंड वाला कंप्लाई नहीं करा है लो सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो आपके ऊपर भाई साहब को यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये नया लगा था 2022-23 से कि भाई जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी यूज ले रही है उन सबके अंदर ऑडिट ट्रेल होना ही चाहिए, उन सबके अंदर एक ऑडिट ट्रेल का फीचर होना ही चाहिए, और वो ऑडिट ट्रेल का फीचर ड्यूरिंग द होल ईयर सारे ट्रांजेक्शन पे लगना चाहिए, ड्यूरिंग द होल ईयर सारे ट्रांजेक्शन पे लगना चाहिए। और ऑडिट ट्रेल कब तक प्रिजर्व करेंगे, जब तक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड रिटेंशन की। अब मैं बता दूं ऑडिट ट्रेल मैंने तुमको समझाया हुआ है क्या होता है वैसे तो, आजकल मतलब टेली के अंदर भी सिस्टम आ गया ये वाला ऑडिट ट्रेल वाला, पहले SAP ERP अंदर था ही, मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हो अकाउंटिंग के लिए तो उसके अंदर ट्रेल कि ये ट्रांजैक्शन कब इनिशिएट हुआ, कब रिकॉर्ड हुआ, कब अल्टर हुआ, कब डिलीट हुआ, डेट, टाइम, किसने करा, क्यों करा, हर एक चीज का रिकॉर्ड, इस तारीख को इस ट्रांजैक्शन को इसने प्रोसेस करा, फिर उसके बाद इसने अप्रूव करा, फिर इस डेट को इसने यहाँ पे अप्रूव करा, इस डेट को इसकी जेबी पास हो, इस डेट को इसको जनरल वाउचर में ले गया, इस डेट को इसने इसको अल्टर करा इस वजह से करा, इस डेट को इसको डिलीट करा, हर एक चीज का रिकॉर्ड, हर एक चीज का रिकॉर्ड। वरना आप एंट्री पास कर रहे हो डिलीट मार रहे हो, एंट्री पास कर रहे हो डिलीट मार रहे हो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बैक एंड पे कितनी एंट्रीज चेंज करी है एडजस्टमेंट करने के लिए, हो सकता है फ्रॉड करने के लिए चेंज करी हो, ऑडिटर के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो आजकल कंपनीज एक्ट ने ही मैंडेटरी कर दिया है कि आप चेक करो कि यार सब लोगों के पास ऑडिट ट्रेल है तो सही ना, वरना फ्रॉड बहुत होंगे बुक्स के अंदर। तो यही है कि ऑडिट ट्रेल एक तो मेंटेन करना चाहिए, हर एक सॉफ्टवेयर का वही यूज लेना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल हो, वो ऑडिट ट्रेल
थ्रू आउट द ऑडिट चले, वो ऑडिट थ्रू आउट द ऑडिट चले फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन में वो चले। और वो ऑडिट ट्रेल कब तक प्रिजर्व करना है, ये ऑडिट के लोग जो होते हैं कि किसने कब ट्रांजेक्शन करा, किस डेट पे करा, कब तक वो किस डेट पे अप्रूव करा, किस डेट पे डिलीट करा, किस डेट पे अल्टर करा, ये जो भी ऑडिट के लॉग्स है, इसको लॉग्स, वो कब तक मेंटेन करने हैं, वो प्रिजर्व करने हैं जब तक आपको रिकॉर्ड रिटेन करना है, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करनी है। 8 साल का है अभी इसका प्रोसेस, 8 साल का है कि 8 साल तक जनरली आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है, आप 8 साल तक। तो सेम ऑडिट ट्रेल भी जब तक रिकॉर्ड रिटेन करने वाला 8 साल अभी, तो जब तक आपको रिटेन करना है। तो ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, पूरी हिस्ट्री उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, उसके सोर्स से लेके कहाँ से शुरू हुआ था, क्या हुआ था। ऑडिटर हर एक स्टेप को चेक करेगा उसके फाइनेंशियल डाटा को कि कब कैसे गया ट्रांजेक्शन जनरल लेजर से उसके सोर्स डॉक्यूमेंट में ऑडिट ट्रेल से। ठीक है, तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल भी होना चाहिए, डिविडेंड का कंप्लायंस भी होना चाहिए। ठीक है, फाइनल पॉइंट और है, उसके बाद अपना बहुत छोटा सा चैप्टर बस बचा नहीं कुछ ऐसा इसके बाद। तो अब इसके ये भी करा देते हैं, ये भी करा देते हैं। ठीक है, होने वाला है, तो इसको कुछ बचा नहीं। तो इसके अंदर बस ये लास्ट वाले के अंदर कुछ नहीं है। 197 सब्सटेंस 16 अब ये भी यार कंपनीज एक्ट का है। कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी डायरेक्टर के एमपीज वगैरह होते हैं ना, के एमपी वगैरह, इनकी सैलरी फिक्स होती है, मतलब कि आप इसको 1% ऑफ प्रॉफिट, 2% ऑफ प्रॉफिट, 3% ऑफ प्रॉफिट इतना ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना आपको स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह ये सब देना पड़ेगा। तो बस आपको ये देखना है कि मैनेजरल को जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको जो रिम्यूनरेशन दी है वो विथ इन द लिमिट दी है ना, लिमिट क्रॉस करके तो नहीं दी। 1% ऑफ प्रॉफिट अगर कंपनी एक बोलता है तो 1% ही दी ना, लिमिट का ही क्रॉस तो नहीं कर दिया ना। अगर लिमिट क्रॉस करी है मैनेजरियल को, जो भी केएमपी, डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, इनको आपने सैलरी दी है, आपने लिमिट से ज़्यादा दी है अगर, तो इधर रिपोर्ट कर दो भाई। तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किस में आती है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो अपन ने पढ़ा था ना ताऊ भी जीके में, आ ओ एसपीडी, ओ से एक तो कारों की रिपोर्टिंग थी, अब ये ओ से एक और दूसरी रिपोर्टिंग भी आ गई 197 सबसेक्शन 16 की, अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसके अंदर कि कोई एक्सेस रिम्यूनरेशन पे करिए क्या डायरेक्टर को, तो इसके अंदर उसको बताना है कि वेदर द रिम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, जो भी कंपनी ने पे करी है रिम्यूनरेशन डायरेक्टर को, वो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, जो सेक्शन बोलता है उस मैक्सिमम उतनी ही करिए। कोई भी रिम्यूनरेशन एक्सेस तो पे नहीं करिए ना, जितनी लिमिट थी, जितनी लिमिट थी उससे एक्सेस तो पे नहीं करिए ना। अगर एक्सेस पे करिए तो उसकी डिटेल दो, अगर एक्सेस पे करिए तो उसकी डिटेल दो। डन, अब ये भी हो गया। अब इसको थोड़ा याद करा ले सर, क्या क्या अपन ने पढ़ा इसके अंदर भी। ठीक है सर, तो ये अपन ने ऊपर वाला जो 140 सब्सक्रिप्शन 1 पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था ए से एडवांस, बी से बुक्स एंट्री, सी से कॉस्ट, डी से डिपॉजिट, ई से एक्सपेंस, एफ से फॉर कैश। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, यहां लिखो ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वन, फर्स्ट वाला बन गया 1 2 3 4 5, ये लिखो जो मैं लिख रहा हूं, 6 7 8 9 10। ये अब तुमको घर पे जाके बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है इसको। वन, वन इसको क्या बोलते हैं, वन गन, वन गन, वन गन, गन दिखा के सारी इंफॉर्मेशन मांगी, वन गन, गन दिखा के सारी इंफॉर्मेशन मांगी। ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट, वन गन, वन गन, वन गन। टू
शू, टू शू। बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी शूज नहीं लगाते, बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी शूज नहीं लगाते। टू शू, राइम वर्ड बनाने हैं, टू शू। बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी शू नहीं लगाते। किस बुक्स ऑफ अकाउंट हमने देखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करनी थी वही मेंटेन करिए। थ्री ट्री, थ्री ट्री, ट्री की ब्रांच, थ्री ट्री, ट्री पे क्या होती है, ब्रांच। ट्री पे क्या होती है, ब्रांच। ब्रांच ऑडिटर की हमने रिपोर्ट मंगाई और उसको प्रॉपर्ली डील कर लिया। फोर डोर, फोर डोर, डोर खोला हमने, डोर खोला, डोर खोलते पहले ऊपर से बुक्स ऑफ अकाउंट गिरी। ध्यान याद करो, याद करो। डोर खोला, डोर खोलते ऊपर से बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह गिरी, और बुक्स ऑफ अकाउंट गिरते पहले हमने देखा कि अरे वाह ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करती है, अरे वाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करती है। फाइव नाइफ, फाइव नाइफ, चाकू दिखा के बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर, चाकू दिखा के बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर, ठीक है। पर गन दिखा के क्या मांगा था, सारी इन्फॉर्मेशन दे, सारी इन्फॉर्मेशन दे। चाकू लगा के बोला कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर। सिक्स विक्स, विक्स खा के कमेंट मारे, फिक्स खा के कमेंट मारे, खिचखिच हो गई, दूर हो गई, विक्स खा के कमेंट मारे, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेवन हेवन, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होके हेवन पहुंच गया, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होके हेवन पहुंच गया, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होके हेवन पहुंच गया। एट डेट, किसी भी लड़के लड़की के साथ तुम डेट पे ले जा रहे हो तो उससे क्वालिफिकेशन पूछोगे, उससे क्वालिफिकेशन पूछोगे। कभी लड़के लड़की के साथ, कभी आप में कोई भी एक दूसरे के साथ जा रहा है तो दोनों एक दूसरे से अपनी क्वालिफिकेशन पूछोगे कि मैं इसको डेट पे जाने लायक है भी या नहीं है, मेरे साथ ये बंदा बंदी, ठीक है। तो एट डेट, डेट क्वालिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। नाइन वाइन, वाइन पी के मेरे अंदर के सारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हिल गए, हिल गए, हिल गए, हिल गए। टेन हैन, हैन क्या देती है, अंडा, अंडा, ओ से क्या होता है, अंडा, अंडा, ओ ऐसा दिखता है ना, ओ जैसा दिखता है अंडा। अदर मैटर, अदर मैटर, अदर मैटर, इसका रूल 11 ध्यान रखना, इसका रूल 11 याद रखना। तो भाई सबसे पहले क्या था, वन गन, गन दिखा के सारी इन्फॉर्मेशन मांगी, वन गन, वन गन दिखा के सारी इन्फॉर्मेशन मांगी, ऑप्टिमल इन्फॉर्मेशन। टू शू, टू शू, टू शूज, बुक्स को भी शूज नहीं लगाते, बुक्स को भी शूज नहीं लगाते। थ्री ट्री, थ्री ट्री, थ्री ट्री, ट्री पे क्या होता है, ब्रांच, ब्रांच की क्या होती है, रिपोर्ट मंगाई। फोर, फोर डोर, डोर खोलते पहले देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट सारे इन्फॉर्मेशन से मैच हो गए। फाइव नाइफ, नाइफ दिखा के बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर, नाइफ दिखा के बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर। सिक्स विक्स, विक्स खा के अपने क्या करा, कमेंट मारा, विक्स खा के अपने क्या करा, कमेंट मारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। सेवन हेवन, 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 डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड। सेवन एट डेट, डेट पे जाते तो क्वालिफिकेशन पूछते अपना एक दूसरे से, क्वालिफिकेशन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाइन वाइन, वाइन पी के सारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हिल गए, वाइन पी के सारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हिल गए। टेन हैन, हैन एंड द अंडा, अंडा होता है ओ से अदर मैटर, ओ से अदर मैटर। डन सर जी, ये अपना सबसे बड़ा वाला अपना 140 सबसेक्शन फ्री हो चुका है। रीजन फॉर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, जब भी आप कोई चीज क्वालिफाई कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के अंदर, उसका रीजन दो कि मैं क्यों इसका एडवर्स रिमार्क, गंदा रिमार्क लिख रहा हूं, उसका रीजन दो। ब्रांच रिपोर्ट के अंदर लेटर ऑन सेपरेट डिस्कस किया, इसको काट दो, है ही नहीं कोर्स के अंदर कुछ नहीं बचा। पर बस ब्रांच ऑडिट का तुम इतना ध्यान रखना, यहाँ पे एक ये लिख लो, ये लिख लो, एक चीज लिख लो कि ब्रांच ऑडिट के केस के अंदर एक तो ब्रांच ऑडिटर की, ब्रांच ऑडिटर जो होता है ना, ब्रांच ऑडिटर वो हो सकता है कि सीए हो या आउटसाइड इंडिया हो। अगर आउटसाइड इंडिया हो तो नॉन सीए भी हो सकता है, जो वहां का कंपेटेबल सीए हो सकता है ना, वहां का दूसरा सीए चलता हो। उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी अपनी अपन ने एफएस के लिए पढ़ी है अभी तक, जो भी अपनी एफएस के लिए होती है, जो भी अपन ने एफएस के लिए अपनी पढ़ी है, उस ब्रांच ऑडिटर के लिए भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ब्रांच की, ब्रांच की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट होती है वो अपन उससे मांग सकते हो, उससे अपन मांग सकते हैं, अपना अधिकार है कि मैं उसकी मांग सकता हूँ ब्रांच रिपोर्ट। मैं चाहूँ तो उसको विजिट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको विजिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे सारे अपन ऐसे 600 के अंदर पढ़ लिए थे, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर दो, अब सेपरेट डिस्कस अब बचा नहीं, ऐसे 600 में अपन पढ़ चुके हैं चीजें। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं यार, 149 सबसेक्शन 10 के अंदर जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं ना, कुल मिला के अपन को ऑडिट करते वक्त ऐसे फॉलो करने, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो करने। 143 सबसेक्शन 10 बोलता है कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कौन बताता है, आईसीआई बताता है। आईसीआई बताता है
आईसीआई बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है, आईसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है, और वो बनाता है किससे, इन कंसल्टेशन विद नफरा, नफरा से कंसल्टेशन लेके रिकमेंडेशन लेके आईसीआई बताता है, और आईसीआई रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आप रिलीज कर दो। ठीक है, बेकार चीज है। 143 सबसेक्शन 10 के हिसाब से कारो रिपोर्टिंग होती है। ना 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 143 सबसेक्शन 11 करना है यहाँ पे, ये गलत हो गया भाई, बुक्स में मिसप्रिंट हो गया। 143 सबसेक्शन 11 कर लो यार इसको, यहाँ पे क्या कर लो इसको, 143 सबसेक्शन 11 कर लो। 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, जो अभी अपन पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ेंगे तो क्या, एक काम करे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बाद में पढ़ लेते हैं। भाई देखो, ऑडिटर है वो बुक मिनट्स रेफर करना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया कि मैं तुमको मिनट्स नहीं दूंगा। पागल है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह तू नहीं देगा तो मैं ऑडिट करूंगा कैसे, मिनट्स हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, सब कुछ हो, सब कुछ, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन है सारे, तो मेरे पास हमेशा राइट टू एक्सेस रहेगा, चाहे तेरे पावर है ऑडिटर की, बुक्स ऑफ अकाउंट, मिनट्स, बुक्स वगैरह मैं सब कुछ ले सकता हूँ, वरना मैं तेरी रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। मैं ऑडिट होना कैसे करूंगा, मेरे को चाहिए सब कुछ। लोन एडवांस दिया अपन ने विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी, मतलब टर्म्स प्री जुडिशियल है, अपन ने प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करी, 143 सबसेक्शन 1 के अंदर रिपोर्ट होगा। ए से एडवांस फर्स्ट वाला ही क्लोज लगता है इसके ऊपर, 143 सबसेक्शन में ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल को एडजस्ट कर दिया, आपस में सेट ऑफ कर दिया। बी से बुक्स एंट्रीज, बुक्स एंट्री मेयरली जो ट्रांजेक्शन है बुक्स एंट्री से दिख रहे हैं जो प्री जुडिशियल है। ई से एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस चार्ज कर दिया रिवेन्यू में, बस वही है अब ये सारी चीजें। 143 सबसेक्शन का क्लोज ए, बी से बुक्स एंट्री वाला, फिर ई से पर्सनल एक्सपेंस अपन ने वहां पे चार्ज कर दिया, वो एक्सप्लेन कर दो। फॉरेन ट्रिप है डायरेक्टर का, वो कंपनी के अंदर चार्ज कर रहा है भाई, ई से एक्सपेंस, ई से एक्सपेंस अपन ने पढ़ा था 143 सबसेक्शन 1 से ई, पर्सनल एक्सपेंस आप कभी भी चार्ज नहीं कर सकते पी&एल के ऊपर, तो डायरेक्टर को प्रूफ देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर का। नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करा है, तो क्या था अपन ने 1 गन 2 शू, शू से क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट से शू नहीं लगाते, बी। सब ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन है तो वैसे, हाँ ठीक है। एक प्रोप्राइटरी मैटर जो 143 सबसेक्शन 1 पे अपन जो डील कर रहे हैं उस पे कि what books, what documents to be seen when loan given by a company in lieu of hypothecation of goods, गुड्स को हाइपोथिकेट करा, उसके बदले लोन लिया, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, जो हाइपोथिकेशन डीड है वो पढ़ूंगा, प्लस स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक पढ़ूंगा। हाइपोथिकेशन डीड होती है ना, तो मैंने किसी को कोई गुड्स हाइपोथिकेट करा है, उसके बदले मैंने लोन लिया है, तो हाइपोथिकेशन में क्या डीड के अंदर क्या क्या लिखा है वो सब पढ़ूंगा मैं, प्लस स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक देखूंगा उस डेट के ऊपर कि स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक जो मैंने उसको दिया है वो बैलेंस शीट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, बैलेंस शीट से मैच कर रहा है ना, कि कितनी क्वांटिटी है कितना अमाउंट है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होती है और कॉस्ट ऑफ बोनस क्या होती है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जनरली तो हिस्टोरिकल वैल्यू पे लेते हैं, जिस पे परचेस करा है, मतलब कॉस्ट बेसिस पे। बोनस की कोई कॉस्ट नहीं होती, बोनस शेयर कभी किसी को मिलते हैं तो तुमको पता होगा, बोनस फ्री में मिलते हैं, तो जो पुराना वाला शेयर होता है, पुराने वाली शेयर से अपन प्राइस एवरेज कर लेते हैं। सीधी बात है, मैंने 5 शेयर खरीदे थे 10 रुपए के अंदर, 5 शेयर खरीदे थे 10 रुपए के अंदर, तो टोटल हो गए थे इसकी 50 रुपए की वैल्यू। अब मेरे को 5 शेयर फ्री के मिल गए, तो टोटल शेयर कितने हो गए 10, टोटल शेयर कितने हो गए 10 रुपए, तो अब पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, पहले तो 10 रुपए थी ना, अब टोटल शेयर की वैल्यू हो गई 50/10, अब 5 रुपए ही रह गई, तो 5 रुपए मतलब एवरेज कॉस्ट निकल गई, क्या निकल गई, एवरेज कॉस्ट। बेसिक कैलकुलेशन है, इंटर के अंदर देख के आए होंगे तुम। डिबेंचर की जनरली, डिबेंचर का जो कॉस्ट होता है वो जनरली बुक वैल्यू पे ही रखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे, पर बोनस शेयर की कॉस्ट एवरेज कॉस्ट पे होती है। अब इसके अंदर ये है, अपन ने नहीं पढ़ा था 143 सबसेक्शन 1 के अंदर एफ वाला कॉलम फॉर कैश, कि जब भी आप शेयर इशू कर रहे हो तो कैश उसका मिल जाना चाहिए। इसके अंदर ऐसा है कि एक एनबीएफसी है, एक एनबीएफसी ने अपन को लोन दिया था, क्या दिया था, लोन, तो अपन को लोन के अंदर 1 करोड़ रुपए मिले थे, अब अपन लोन चुका नहीं पाए, लोन चुका नहीं पाए, तो अब अपने पास ऐसा हो गया कि यार अब लोन चुका नहीं पाए, तो 1 करोड़ के अपन ने क्या करा, इसको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। तो ये 1 करोड़ जो पहले लोन में मिला था, क्या इसको ये माने कि ये 1 करोड़ शेयर के बदले थे, ये माने, हाँ मान लो, यही मानो कि ये 1 करोड़ शेयर के बदले थे, क्योंकि आपको कभी ना कभी पैसा तो मिला सॉरी, कभी ना कभी इसके बदले पैसा तो मिला है ना आपको,
तो वो आपको जो 1 करोड़ लोन के बदले आपने, क्योंकि आप लोन चुका नहीं पाए उसके बदले शेयर दिया, पर वो 1 करोड़ कभी ना कभी तो आपको पैसा मिला था ना, तो यही मानो कि शेयर आर डीम टू हैव बीन सब्सक्राइब फॉर कैश, शेयर आर डीम टू हैव बीन सब्सक्राइब फॉर कैश। हो गया। अब बस ये बाकी है 140 सबसेक्शन 12। अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको एक कारो का क्लोज पढ़ाया था, आपको याद हो, उसके अंदर मैंने क्या बोला था, बाय कंपनी और टू कंपनी, या तो कंपनी ने फ्रॉड करा हो या कंपनी पे फ्रॉड करा हो, एनीवन, किसी ने भी या किसी पे भी का फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता हो, तो वो वाला कारो में रिपोर्ट होता है। पर 143 सबसेक्शन 12 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि केवल कंपनी पे फ्रॉड हुआ हो, कंपनी पे फ्रॉड हुआ हो, किसने करा हो, ऑफिसर और एम्प्लॉय, कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने कंपनी पे फ्रॉड करा हो, कंपनी पे फ्रॉड। अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो देखो, तो अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है या फिर 1 करोड़ और 1 करोड़ से अबव है। सबसे पहले तो लेस देन 1 करोड़, लेस देन, और यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर 1 करोड़ से कम है, अगर 1 करोड़ से कम है तो आप एक काम करो, ऑडिट कमेटी को बता दो, ऑडिट कमेटी को बता दो। ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट कमेटी को बता देना है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको फ्रॉड मिल गया कभी ऑडिट करते वक्त तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कि वो ऑडिट कमेटी को बता देगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है उस कंपनी के अंदर, ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दो। कब बताना है, विथ इन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। जैसे ही फ्रॉड मुझे पता पड़ा 2 दिन के अंदर अंदर फटाफट बता दूंगा, 2 दिन के अंदर अंदर उसको फटाफट बता दूंगा ऑडिट कमेटी बोर्ड को अंदर। क्या बताऊंगा, अमाउंट, नेचर एंड पार्टी इन्वॉल्व, कि ये अमाउंट किस नेचर का फ्रॉड है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है, फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग है, या किस नेचर का फ्रॉड है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, किस नेचर का फ्रॉड है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इस फ्रॉड के अंदर, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, किस नेचर का फ्रॉड है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कितना कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है और किस नेचर का फ्रॉड है, ये सब बता दूंगा मैं उसको। प्लस मैंने तो ऑडिट कमेटी को बता दिया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बोर्ड रिपोर्ट में बताए 2 दिन के अंदर अंदर, बोर्ड रिपोर्ट, हमारे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको कि रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सेम चीजें, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट, पार्टी, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट, पार्टी, किस नेचर का फ्रॉड है, कितना अमाउंट का फ्रॉड है और कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, हमने क्या एक्शन लिया, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके अलावा कि हमने इसके बदले क्या एक्शन लिया, हमने इसके बदले क्या एक्शन लिया बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये भी बताना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब ये तो था कि अगर 1 करोड़ से कम हो तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताना है 2 दिन के अंदर अंदर, नेचर, अमाउंट और पार्टीज इन्वॉल्व। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे बताना है, सबसे पहले आप 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बता दो, सेम 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बता दो। अब उनके रिप्लाई का इंतजार करो 45 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पे एक टाइमलाइन ऐसी है कि अगर आपको फ्रॉड पता पड़ा, यहाँ पे क्या पता पड़ा, फ्रॉड पता पड़ा, तो एक काम करो, यहाँ 2 दिन के अंदर अंदर आपको बताना है ऑडिट कमेटी वगैरह को, आपको किसको बताना है, ऑडिट कमेटी वगैरह को। अब आप इंतजार करो 45 दिन का, आप कितने इंतजार करो, 45 दिन का, कि रिप्लाई आ जाए, कि रिप्लाई आ जाए। अगर रिप्लाई आ गया, अगर रिप्लाई आया या नहीं आया चलो वो बाद में देखते हैं, 45 दिन का। फिर जब भी रिप्लाई की डेट खत्म हुई ना, उसके बाद आप 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दो। तो 2 दिन के अंदर तो आपको क्या करना है, फ्रॉड यहाँ पे मिला, 2 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी को बता दो। ऑडिट कमेटी इसमें रिप्लाई देने का 45 दिन का टाइम दो कि मेरे को रिप्लाई दे, तो इस फ्रॉड के बारे में क्या कहना चाहता है। 45 दिन में उसका रिप्लाई आ जाएगा या नहीं आएगा जो भी है, पर जैसे ही रिप्लाई की डेट खत्म हुई उसके 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना है। मेरे को 15 दिन के अंदर ये चार्ट बना लो तुम, सही है। ठीक है, तो मेरे को 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी को बताना है। अब मेरे को देखना है 45 दिन में उसका रिप्लाई आया या नहीं आया। आया तो ठीक है कि मैं मेरी रिपोर्ट, उसका जो सामने वाले का रिप्लाई आया वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा 15 दिन के अंदर अंदर। पर अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो भी मैं रिपोर्ट और नोट उसको सबमिट कर दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कि मेरा उसका रिप्लाई नहीं आया ना, तो मैं रिप्लाई के बिना मेरी रिपोर्ट तो सबमिट कर दूंगा कि मेरे को क्या क्या सही लगता है। तो भाई बात ऐसी, 1 करोड़ से कम का लॉस हुआ अगर फ्रॉड है तो ऑडिट कमेटी वगैरह को बताना है, बोर्ड डायरेक्टर को बताना है। 1 करोड़ से ज्यादा का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। उसकी टाइम लिमिट अपने आप देख ली, 2 दिन के अंदर अंदर पहले बोर्ड कमेटी को बताना है, 45 दिन का उनको रिप्लाई को लेट करना है। जब रिप्लाई आ गया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। अब ये जब भी आप उसको भेजोगे ना, तो सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को भेजना ये चीज, जब भी आप ये वाली फ्रॉड रिपोर्टिंग करो एक सील्ड कवर में सील करके भेजना, और वो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू, मतलब उसकी एक चिट्ठी ले लेना, आपको बिल्कुल रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना, बिल्कुल सेफ्टी के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू चिट्ठी करना है। नॉर्मल किसी कुरियर वगैरह से मत भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट भी लेना कि हाँ मैंने ये भिजवा दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट भी
ले लेना, या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना, या फिर स्पीड पोस्ट, या तो एक्नॉलेजमेंट ड्यू से रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से भेज देना। और उनको एक ईमेल भी भेज देना, उसके बाद उनको ईमेल भी भेज देना कि मैं कंफर्म कर देना कि मैंने आपको एक चिट्ठी भेजी है, वो आपको मिल जानी चाहिए, आप कंफर्म कर देना मुझे। ईमेल कंफर्मेशन भी उनको भेज देना। ये लेटर हेड पे होना चाहिए, ऑडिटर के लेटर हेड पे। उस ऑडिटर के लेटर हेड पे उसकी ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए। और साइंड बाय द ऑडिटर एंड सील, साइन और सील होना चाहिए ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर के साथ। इस रिपोर्ट को जो फॉर्मेट में बनाते हैं बोलते हैं एडिटी 4। क्या बोलते हैं इसको? एडिटी 4 के अंदर। एडिटी 4 के अंदर वो कुल मिला के फ्रॉड की रिपोर्टिंग करेगा। ये रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर को भी लगती है कि कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर को भी अगर कोई फ्रॉड मिला तो उनको भी ये सेम ऊपर वाली रिप्लायमेंट फॉलो करनी है। ये अगर ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करी आपने, फ्रॉड मिलने के बाद भी ऊपर वाली रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करी, तो ऑडिटर पे, अगर आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हो तो 5 लाख की पेनल्टी लगेगी, नॉन लिस्टेड के हो तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, बाकी ऐसे 240 तो हमेशा फॉलो करना ही करना है। डन सर, डन 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 डन। अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है। एक काम करना, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने के पहले